हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम सितंबर महीने के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो उसमें 51 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इफ p इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है √3/2 1/2 -1/2 √3/2। a इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 0 1 एंड q इज इक्वल्स टू दे रखा है p a p ट्रांसपोज। देन हमें फाइंड करने के लिए बोला है p ट्रांसपोज q पावर 2026 एंड p। तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो q दे रखा है p a p ट्रांसपोज वो है 2026 टाइम। तो यहाँ पे वो हम रखे तो p a p ट्रांसपोज इंटू p a p ट्रांसपोज ऐसे कितनी टाइम्स होगा? तो 2026 टाइम्स होगा। ऐसे रिपीट होता जाएगा। लास्ट में पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी, कुछ ऐसे रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखने जाए तो सब जगह पे पैटर्न बन रही है पी ट्रांसपोज इंटू पी। ठीक है। इफ यू फाइंड पी ट्रांसपोज इंटू पी हियर देन यू विल गेट आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन सब जगह पे आई रखे तो अब जो गिवन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा आई ए आई ए आई ए से लेके आई ए आई ए आई लाइक दिस। तो सब आई तो कैंसिल हो जाएंगे, आई लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचेगा ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार? 2026 टाइम। तो अब बचेगा ए पावर 2026। अब हमें ए पावर 2026 में कुछ पैटर्न मिलेगी। जैसे कि ए दे रखा है 1101। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करें 1101 इंटू 1101 तो ए स्क्वायर क्या मिल रहा है? तो देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल रहा है 11, तो 1201। यह हमें ए स्क्वायर मिला। अगर हम ए क्यूब निकाले लाइक ए स्क्वायर इंटू ए तो वो मिलेगा 1201 इंटू 1101। तो ये निकालोगे तो मिलेगा 1301 ऐसे मिल रहा है। ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे पैटर्न दिख सकते हैं कि ए स्क्वायर में हमें मिल रहा है 1201, ए क्यूब में मिल रहा है 1301। तो ए पावर 2026 में क्या मिलेगा? तो 1 2026 0 एंड 1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दे रखा है चलिए, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन this and this where abc is not equal to 1 has a non-trivial solution then the value of this is। तो हमें पता है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो उसका मतलब कि इन तीनों से जो भी कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बन रहा है, जो यहाँ पे क्या बनेगा तो वो मैं लिख रहा हूँ d इज इक्वल्स टू a11 1b1 11c इसके बराबर होता है 0। तो हमें यहाँ पे जो दे रखा है 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, तो पहले तो ये जो हमें इक्वेशंस दे रखे उसमें जो पूछा है उसके जैसा कुछ बनाते, मतलब 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस जी सी जैसा कुछ दिखे वैसा बनाते। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आर नहीं C1 की जगह पे
मैं यहाँ पे C1 की जगह पे लिखूं C1 माइनस C2 एंड C2 की जगह पे कर रहा हूँ C2 माइनस C3। तो अपना नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, तो A माइनस 1 0 1, 1 माइनस B 0, B माइनस 1, 1 माइनस C 1 एंड C इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट रो लेके एक्सपांड कर देते, तो क्या मिल रहा है, तो A माइनस 1 इन ब्रैकेट C इंटू B माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस C प्लस 1 इंटू 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ मिल रहा है। अब ये A माइनस 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो C इंटू 1 B माइनस 1 इंटू A माइनस 1 माइनस 1 माइनस C इंटू A माइनस 1 प्लस 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे B माइनस 1 एंड A माइनस 1 जो है उन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो कुछ बन जाएगा C इंटू 1 माइनस B इंटू 1 माइनस A, और ये जो बीच में 1 माइनस है उसमें से माइनस कॉमन निकाले तो आगे हो जाएगा प्लस 1 माइनस C इंटू 1 माइनस A प्लस 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सबको 1 माइनस A 1 माइनस B एंड 1 माइनस C से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो C अपॉन 1 माइनस C प्लस 1 अपॉन 1 माइनस B प्लस 1 अपॉन 1 माइनस A इज इक्वल्स टू 0। अब हमें जो चाहिए उसमें 1 अपॉन 1 माइनस C है, तो यहाँ पे मैं अगर दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये 1 प्लस C अपॉन 1 माइनस C है वो बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस C प्लस 1 अपॉन 1 माइनस B प्लस 1 अपॉन 1 माइनस A इज इक्वल्स टू 1। तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है कि n इज नॉट इक्वल टू 3k एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें उसके लिए पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो मैं लिख रहा हूँ 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर 2n 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n एंड 1। यहाँ पे दे रखा है n इज नॉट इक्वल टू 3k, तो n इज नॉट इक्वल टू 3k हो वैसे वाली कोई भी एक n की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, और इजीएस्ट वैल्यू क्या है, तो n इज इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 एज्यूम कर लूँ, तो फिर ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। अब मैं क्या करूँ, तो C2 एंड C3 दोनों को C1 में ऐड कर दूं, तो फर्स्ट कॉलन के तीनों एलिमेंट हो जाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बाकी के एज इट इज, और मैंने पहले ही बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलन पूरी की पूरी 0। तो इसका सम हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया 0 क्योंकि फर्स्ट कॉलन इज 0। तो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोसिन और a/2 और प्लस करके ये जो भी दे रखा है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मैं कोस इनवर्स ए बाई बी को थीटा मान लूं तो ए बाई बी हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन में रख दे तो बन जाएगा 10π/4 प्लस θ/2 प्लस 10π/4 माइनस θ/2। क्लियर। तो वी नो दैट कि 10π/4 प्लस थीटा इज 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो हो जाएगा 1 प्लस टेन θ/2 अपॉन 1 माइनस टेन θ/2 प्लस 1 माइनस टेन θ/2 upon 1 plus tan θ/2. If we will take LCM, 1 minus tan θ/2 into 1 plus tan θ/2, that means 1 minus tan square θ/2. एंड न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 प्लस टेन θ/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन θ/2 का होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 2 tan square θ/2. और if we take 2 as a common, then we will get 1 plus tan square θ/2 upon 1 minus tan square θ/2, और 1 plus tan square θ/2 upon 1 minus tan square θ/2, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में बन जाएगा cos थीटा, एंड cos थीटा के बराबर अपने पास है a बाई बी, तो हमें मिल जाएगा 2b बाई ए। हेंस आंसर विल बी 2b बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ बी एंड सी आर एनी टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है बट नॉन कोलिनियर, एंड ए इज एनी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए डॉट बी टाइम्स बी प्लस ए डॉट सी टाइम्स सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड बी क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस सी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि अगर बी को मैं आई कैप मान लूँ एंड सी को मैं जे कैप मान लूँ, मतलब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई, एंड ए वेक्टर को हम मान लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे a डॉट बी जो दे रखा है, अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें a डॉट बी तो हो जाएगा a1 इंटू बी, बी यानी कि आई कैप, बीच में जो क्वांटिटी a डॉट सी टाइम्स सी, तो a डॉट सी हो जाएगा a2 और टाइम्स सी, सी जो है वो जे कैप है, प्लस अगर बी क्रॉस सी निकाल दें तो बी क्रॉस सी हम फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा के कैप बाय यूजिंग दिस। अगर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो मिलेगा के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1। तो ये जो है मैं यहाँ पे जो सर्कल कर रहा हूँ वो हो जाएगा के कैप, तो ए डॉट के हो जाएगा a3 एंड टाइम्स बी क्रॉस सी यानी कि के कैप, तो ये तो ए वेक्टर ही मिल गया, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या दे रखा था, वेक्टर सी डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी विथ मोड सी इज इक्वल्स टू 5√6। तो सी वेक्टर फाइंड करना है, तो ए एंड बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर है सी, तो पहले तो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी यानी कि एंगल बाइसेक्टर निकालते ए एंड बी। ऑफ ए एंड बी, तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पता है a कैप प्लस बी कैप बाई 2। अब ए का मैग्नीट्यूड है 49 16 16, 32 प्लस 49 81 यानी कि 9, तो ए कैप यानी कि इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। बी का मैग्नीट्यूड है 441 यानी कि 3, तो बी कैप के लिए उसको 3 से डिवाइड कर देते, तो दोनों का सम डिवाइड बाई 3। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं 7i माइनस 4j
-4k, और b को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। तो -6i -3j प्लस 6k डिवाइड बाई 9 इंटू 2 यानी कि 18। तो वो मिल रहा है i -7j प्लस 2k डिवाइड बाई 18, और इसका मैग्नीट्यूड हम निकाले तो वो है √1 प्लस 50 प्लस 4 डिवाइड बाई 18। दैट मीन्स √54 डिवाइड बाई 18 का स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 यानी कि 1/√6। तो पहले तो इसको √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, एंड 5√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√6। तो इन शॉर्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको हम जो भी निकाले वेक्टर उसको बोलते थे डी वेक्टर। तो अब जो सी चाहिए तो डी अपॉन 1/√6, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 5√6, तो इसको 5√6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल हो जाएगा 5 6 30 इंटू का डी, और वी हैव डी एज i -7j प्लस 2k डिवाइड बाई 18। दैट मीन्स कैंसिल करें तो 5/3 i कैप -7j कैप प्लस 2k कैप। Hence option number A will be our answer. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा कि इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस विथ पैरामीटर्स s एंड t रिस्पेक्टिवली आर कोप्लेनर देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो भी दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है वो दोनों कोप्लेनर है, ऐसा बोला है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, इफ r इज इक्वल्स टू और x माइनस x1 अपॉन a, ये डायरेक्ट लिखते हैं कि इफ r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा l1 एंड r इज इक्वल्स टू b प्लस लैम्बडा l2 आर कोप्लेनर, देन वी हैव ab डॉट l1 क्रॉस l2 यानी कि b माइनस a डॉट l1 क्रॉस l2 is equals to 0. That means box of b minus a l1 and l2 is equals to 0. ये अपने पास कंडीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे पॉइंट दे रखा है वो a, सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट दे रखा है वो b, एंड थर्ड पे जो दोनों की डायरेक्शन है वो l1 एंड l2। तो मैं पहले दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो x माइनस 1 अपॉन 1 y प्लस 3 अपॉन माइनस लैम्बडा z माइनस 1 अपॉन लैम्बडा, एंड दूसरी लाइन को लिखे तो x माइनस 0 अपॉन 1/2 y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 2 अपॉन माइनस 1। तो यहाँ पे a हो गया 1 माइनस 3 1, b हो गया 0 1 2, L1 हो गया 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा, एंड L2 हो गया 1/2 1 माइनस 1। तो ये डिटर्मिनेंट जो भी बनेगा बॉक्स वाला उसको 0 कर देते तो b माइनस a यानी कि -1 4 1 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा 1/2 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं C3 को C2 में ऐड कर दूं तो नीचे वाले दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा -1 1 1/2 5 0 0 1 लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड कॉलन लेके एक्सपांड कर दूं तो -5 इंटू -1 माइनस लैम्बडा बाई 2 इक्वल्स टू 0।
That means -2 minus lambda is equals to 0 and lambda is equals to -2. Hence -2 will be our answer. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x plus 2y plus 3z minus 4 is equals to 0 and 4x plus 3y plus 2z plus 1 is equals to 0 and passing through the origin. So we know that family of planes में equation of plane passing through the point of intersection of line of intersection of pi 1 and pi 2 will be pi 1 plus lambda pi 2 is equals to 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दो प्लेन के इक्वेशन दे रखे उसको यहाँ पे रख देते, तो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या बोला, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो इफ वी पुट ओरिजिन ओवर हियर देन वी विल गेट -4 प्लस लैम्बडा टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4। तो ऊपर जो इक्वेशन दे रखा है उसमें लैम्बडा की जगह पे 4 पुट कर देते तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 16x प्लस 12y प्लस 8z plus 4 is equals to 0. Hence, answer will be 17x plus 14y plus 11z is equals to 0. Hence, option B will be our answer. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि a relation R from C to R डिफाइंड बाई एक्स आर वाई इफ मोड एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा इफ मोड एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ऑप्शन नंबर ए में मोड एक्स निकाल दे, यानी कि मोड ऑफ 2 प्लस 3i, देन इट विल बी 4 प्लस 9 रूट 13 इज नॉट इक्वल टू 13, हेंस ए वाला नहीं होगा। बी नंबर में तो मैग्नीट्यूड ही -3 दे रखा है तो वो भी नहीं होगा। सी में 1 प्लस आई का मैग्नीट्यूड देखे तो वो होगा √2 विच इज नॉट इक्वल टू 2, एंड डी में आई का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस डी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मोड एक्स बॉक्स ऑफ एक्स इंटू कोस के अंदर बॉक्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पाई वेर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि GIF है, बॉक्स फंक्शन है, इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट। यहाँ पे ऑप्शन ए में होना चाहिए था फॉर ऑल एक्स वेर 2x belongs to z minus 1। ठीक है, तो चलिए अगर यहां पे देखने जाए तो पहला वाला बॉक्स एक्स है तो वो तो सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो यानी कि अब अपना आंसर सी हो सकता है, x विच इज नॉट एन इंटीजर, तो d तो कैंसिल हो गया और b फॉर बॉम्बे भी कैंसिल हो गया कि नो x। अब सिर्फ इतना देखता है कि ऑप्शन ए में 2x बिलोंग्स टू z माइनस 1, यानी कि x वाला इंटीजर भी, x में जो इंटीजर है वो भी आ गए, एंड इंटीजर के अलावा जो भी पॉइंट्स है जैसे कि हाफ पॉइंट, मैं बोलूँ कि 3/2 5/2 ऐसे वाले पॉइंट भी उसमें आ गए। तो ऐसे कोई पॉइंट पे डिनोट कर ले हम कहाँ पे है कोई, जैसे कि मैं बोलूँ कि 3/2 पे अगर डिसकंटिन्यूअस है ऐसा मिल जाए तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कोस वाला जो है उसका चेक करते हैं। तो कोस में x की जगह पे 3/2 रखते हैं, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स पाई। तो ये वैल्यू मिली 2/2 1 बॉक्स ऑफ 1 टाइम्स पाई। तो बॉक्स में इंटीजर मिला, यानी कि यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स कि जब x इज इक्वल्स टू 3/2 होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, हेंस ओनली ऑप्शन ए इज अवर आंसर। सेम वे इसमें तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हो। इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन देन ऑल्सो यू विल गेट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है इफ एफ आर टू आर सेटिस्फाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो आर इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आर, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस अप टू प्लस एफ ऑफ n फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 तो दे रखा 7। अब जो रिलेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाला, उसमें एक्स एंड वाई दोनों की जगह पे 1 1 पुट करे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा एफ ऑफ 2, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, दैट मीन्स 7 प्लस 7, तो ये मिलेगा 14। अब x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 1 पुट करते तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा एफ ऑफ 3 और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 14 प्लस 7, दैट मीन्स 21। तो वी कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग ए एपी 7 14 21, ये एपी में जा रहे हैं। तो 7 बन जाएगा, फिर 14, फिर 21, इसके बाद होगा 28 और ये एपी है। इसमें कितने टर्म्स? तो n टर्म्स। एंड अगर यहाँ पे 7 कॉमन निकाले तो बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया विच इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे सी में दिख रहा है, सॉरी डी में दिख रहा है, डी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 mod of x square minus 3x plus 2 plus cos of mod x is not differentiable at x is equals to what? -1 0 1 2। ओके, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, उसको अगर हम फैक्टराइज करके लिखे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, and we know that cos mod x is equals to cos x because cos is even function और cos minus x is equals to cos x ही होता है, that is why। तो उसकी जगह पे मैं सिर्फ cos x लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मोड के अंदर 2 बार 0 बन रहे, जब x is equals to 1 होगा तब एंड x is equals to 2 होगा तब। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 से छोटा होगा तब दोनों के दोनों नेगेटिव, तब फंक्शन तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कोस एक्स। ये कब? जब x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तब। एंड जब x इज बिटवीन 1 to 2 तो उस टाइम पे फंक्शन बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कोस एक्स व्हेन 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर फंक्शन या तो 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा या तो 2 पे, तो हम 1 या 2 पे देख लेते कि ये डायरेक्टली क्या मिल रहा है, तो उस पे देखते।
चलो तो 2 पे ही जाते हैं, तो 2 पे देखते हैं, 1 या 2 दोनों में से कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, बट 1 पे क्यों मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक x माइनस वन मिलेगा, यहाँ पे एक x माइनस वन मिलेगा, तो x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो वहां पे स्मूथ कर्व ही बनेगा, दैट इज वाई। वैसे तो डायरेक्टली ये देख के पता चल जाता है कि x इज इक्वल्स टू 2 पे ही नॉट डिफरेंशिएबल है, फिर भी 2 पे चेक करे तो 2 पे अगर तुम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना एंड राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो इक्वल नहीं मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल नॉट बी इक्वल। तो डायरेक्टली फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन की, कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए की जगह पे 2 पुट करके इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल्स टू 1। सिंपल है। चलिए cos इनवर्स, साइन को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और प्लस का x रेस टू एक्स, इसको बोल देते एफ ऑफ एक्स। cos इनवर्स cos को निकाल देते एफ ऑफ एक्स जो मिल रहा पाई बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स रेस टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का तो 0 माइनस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, ओके रूट 2 को एक बाहर ही लिखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का वापिस 1 एंड एक्स पावर एक्स का हो जाएगा एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है चलिए अब इसमें हमें पुट करना है x की जगह पे 1, तो x की जगह पे 1 पुट करते तो हो जाएगा रूट 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस लॉग 1, लॉग 1 तो हो जाएगा 0, तो माइनस 1/4 प्लस 1 दैट मीन्स 3/4, तो ये अपना आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह ये तो बोनस आ गया। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम which can be inscribed in a sphere of radius r, कि एक सिलेंडर को यहां पे ये स्फीयर है और स्फीयर के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है लाइक दिस, और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। मान लो कि सिलेंडर की हाइट जो है वो h है, सिलेंडर की रेडियस जो है वो r है एंड स्फीयर की रेडियस जो है वो कैपिटल R गिवन है। ठीक है तो ये h/2 हो जाएगी यहाँ पे जो मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि हमें पता है कि ये वॉल्यूम जब तब मैक्सिमम होता है जब हाइट इज इक्वल्स टू 2r/√3 हो तब, लेकिन हमें पूछा गया है रेडियस के बारे में। तो अपने पास हाइट एंड रेडियस का रिलेशन है, जैसे कि h²/4 प्लस r² इज इक्वल्स टू कैपिटल R², तो इसमें h की जगह पे 2r/√3 पुट कर देते तो वो हो जाएगा 4r²/3 इंटू 4 प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू r², दैट मीन्स हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू कैपिटल R² माइनस कैपिटल R²/4 यानी कि 3r²/4 एंड स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3/2 r।
और √3/4 r, जस्ट सेकेंड ना, एक गलत कर दिए, यहाँ पे 2/3 आएगा, 4 तो कैंसल हो जाएगा, राइट। तो कैपिटल आर स्क्वायर जो है यहां से, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर जो है वो मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस r²/3, यानी कि 2r²/3। तो r जो है वो बन जाएगा √2/3 और कैपिटल आर बाहर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन a प्लस 2x³ माइनस 3ax² प्लस 9ax माइनस 1 डिक्रीजेज मोनोटोनिकली थ्रू आउट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो कोई भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो दे रखा है उसको f ऑफ x बोल दो, तो हम f डैश x निकाले तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस 2x² माइनस 6ax प्लस 9a। इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक मतलब ये फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का फंक्शन ऐसा होने के लिए दो कंडीशन है कि एक तो x² का कोएफिशिएंट यानी कि 3 टाइम्स a प्लस 2 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो 3 टाइम्स a प्लस 2 कब नेगेटिव होगा, जब a लेस देन -2 होगा। और दूसरी की डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0, तो वो कहते हैं b² 36a² माइनस 4a इंटू c 9 लेस देन 0। तो 9 4 36 सब जगह से कैंसिल, तो बचेगा a² माइनस 3a² एंड 3a इंटू 2 6a माइनस 6a लेस देन 0। दैट मीन्स माइनस 2a² माइनस 6a लेस देन 0, और -2 से डिवाइड कर देंगे तो a² प्लस 3a ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी चेंज। तो a इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें मिलेगा a इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी -3 एंड यहाँ पे 0। तो इसका मतलब a की वैल्यू लेस देन -3 और a इज ग्रेटर देन 0। बट फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो मिलेगा a लेस देन -2 एंड a लेस देन -3 को कॉमन निकाले तो मिलेगा a -3। तो अपना आंसर हो जाएगा a लेस देन -3। तो यहाँ पे देख सकते हैं d इज अवर आंसर। अब d में ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा कि इसको टच करेगा तो इक्वल टू भी सिर्फ इंक्रीजिंग में चलता है, स्ट्रिक्टली में नहीं चलता है। ठीक है, ले लेते हैं इक्वल टू। क्लियर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x पावर n प्लस 1। ओके, ये भी कुछ टेक्स्ट बुक में कभी देखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे x⁻n-1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे x⁻n हो जाएगा, तो x⁻n प्लस 1 dx। तो ये अपना जो गिवन फंक्शन है वो। अब तो यहाँ पे अगर मैं x⁻n इज इक्वल टू t मान लूँ तो x⁻n-1 dx के बराबर हो जाएगा dt बाई n।
एन को मैंने सामने भेज दिया डायरेक्ट, तो क्वेश्चन अब हो जाएगा 1/t/t+1 टाइम्स dt/n। n को मैं आगे लिख दे रहा हूँ और ऊपर मैं t ऐड करूँ एंड सब्ट्रैक्ट करूँ, फिर t+1 एंड t को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दूँ, तो हो जाएगा 1/t - 1/t+1 dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t माइनस log mod t+1 यानी कि log mod t/t+1 प्लस का c, और इसमें मैं t की जगह पे पुट कर दे रहा हूँ x⁻n प्लस का c। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन, पावर को पॉजिटिव कर दो तो कुछ ऐसा दे रखा है 1 + x⁴ 1/2 ठीक है। हमने बोला था कभी भी ऐसी कुछ पावर्स है तो पहले एक बार डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो x⁴ कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा x⁴ होके, x⁴ बाहर निकालेंगे, यस, तो बाहर आएगा x⁴ होके, तो बाहर बन जाएगा x⁻13, ठीक है। और x⁻13 को मैं कुछ ऐसा लिखूं, उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं कि 1/x⁴ का स्क्वायर यानी कि पावर 8 लिख ली, और एक x⁻5 बचेगा 1 ओपन करके ऐसे। फिर मैं करता हूँ 1 या तो 1/x⁴ को t मान लेते हैं, तो -4/x⁴ dx के बराबर dt। That means 1/x⁴ dx is equals to -1/4 dt। और इसमें सब जगह पे रखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि नीचे t+1, ओके, इसकी पावर थी 1/2, तो इसके बराबर t² एज्यूम कर लेते हैं, या तो 1 + 1/x⁴ के बराबर t लेना पड़ेगा, तो उससे जो दे रखा है वो होगा, फिर मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे सब जगह पे 2t dt आएगा, और 2t dt है तो t/2 इतना बचेगा -t/2, ठीक है। अब रखते हैं तो नीचे तो हो जाएगा t 1/x⁴ के बराबर हो जाएगा t² -1, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू -t/2 dt। तो ओके, और ऑप्शन में भी दे रखा है वेयर t इज इक्वल टू √1 + x⁴, इसीलिए उसको ही t लिया, तो वो भी सही हो जाएगा। अब t कैंसिल, -1/2 आगे, इंटीग्रेशन में बचेगा t² -1² dt विच इज t⁴ -2t² + 1 dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 t⁵/5 -2t³ प्लस t प्लस का c। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इसका जैसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर नीचे दो इंटीग्रेशन है, तो बॉक्स x को ऊपर में लिख दे रहा हूँ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और नीचे 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ही दे रखा है dx, n बिलोंग्स टू n है, तो ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेट दे देते 0 to n x टाइम्स dx,
माइनस 0 to n fractional part of x dx अपॉन 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो मैं यहाँ पे 0 to n x dx निकाल लेता हूँ, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू 0 to n, पहले n पुट करें तो n स्क्वायर बाई टू और 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, तो n स्क्वायर बाई टू और 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाले तो वी नो दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो ऊपर लिमिट n है तो उसको लिख सकते हैं n इंटू वन, तो उसमें से n आगे निकाल सकते हैं 0 to 1 और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे सिर्फ x लिख सकते हैं, तो n टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई टू 0 to 1 पहले पुट करते हैं 1 1 बाई टू, तो ये n बाई टू हो जाएगा। तो अब i हो जाएगा n स्क्वायर बाई टू माइनस n बाई टू अपॉन n बाई टू, तो n बाई टू सबको सेपरेट दे दो तो n माइनस वन मिलेगा, तो n माइनस वन, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 बाई ई टू 10x टी डी टी अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा वाला है उसमें 1 बाई ई टू कोट एक्स डी टी अपन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरे वाले इंटीग्रेशन में अगर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो उसको फर्स्ट वाले इंटीग्रल जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं और ये दोनों लिमिट मिक्स हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन जो दे रखा है 1 बाई ई टू कोट एक्स डी टी अपॉन, और मैं ब्रैकेट में से टी कॉमन टी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ तो बाहर हो जाएगा टी क्यूब, टी क्यूब को लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू टी। या तो चलो पहले जो दे रखा है वो एज इट इज लिख लेता हूँ कि टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो 1 बाई टी को u मान ले रहा हूँ, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी के बराबर डी यू हो गया ऐसे। और डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, टी की जगह पे यू 1 बाई यू रख देंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में रख देते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी, अब जब टी 1 बाई ई होगा तब यू हो जाएगा ई, तो वो हो जाएगा ई, और जब टी कोटेक्स होगा तो यू हो जाएगा 10x। डी टी की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू। अब टी की जगह पे 1 बाई यू इंटू 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा ई टू 10x 1 अपॉन, सॉरी ऊपर u बचेगा एक, क्योंकि नीचे u क्यूब आएगा उसका ऊपर u बचेगा एक, और ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर डी आया ना। देखो अब u और माइनस आगे, अब माइनस लिमिट को दे देंगे ना तो नीचे हो जाएगा 10x और ऊपर हो जाएगा e, और t की u की जगह पे मैं वापिस से t रख देता हूँ क्योंकि हमें पता है डिफाइनेट इंटीग्रल जो है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी जो ये बचा एंड जो गिवन है दोनों का सम है, तो लिमिट एक में दे रखा है a टू बी और दूसरे में b टू सी, तो दोनों को कंबाइन करके a टू सी लिख सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 1 बाई ई टू ई टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो अंदर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन गया, इसका मतलब log mod 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 बाई ई टू ई। तो पहले हम अपर लिमिट यानी कि ई रखते हैं तो हो जाएगा log mod 1 प्लस ई स्क्वायर
माइनस करके log mod 1 प्लस 1/e², और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log के अंदर, log के बाहर डिवीजन तो log के अंदर, सॉरी log के बाहर सब्ट्रैक्शन तो log के अंदर डिवीजन, तो 1 प्लस e²/e², एलसीएम भी ले लिया साथ में, तो हो जाएगा 1/2 log mod e², पावर आ गया और log e की वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू 2 यानी कि 1, हेंस 1 इज अवर आंसर। So option number B is our answer. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए 0 से 1 में निकालना है, और ये x² इज इक्वल्स टू -4ay जैसा भी ले सकते हो। चलो तो पहले तो उसको लिख ले रहा हूँ, x² माइनस एक्स के बराबर -y, दोनों साइड में 1/4 ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट y माइनस 1/4। तो 1/2 एंड 1/4 इसका वर्टेक्स है, जीरो जीरो इसके अंदर होगा कि बाहर, तो x² माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 0 0 पे मिल रहा है 0, यानी कि 0 0 में से तो पास हो रहा है, तो ऐसे होगा। तो हमें x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 1 का एरिया फाइंड करना, तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे 0 to 1, और y को सब्जेक्ट बना दो, तो x माइनस x² dx, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये वाला एरिया चाहिए। तो x²/2 माइनस x³/3, 0 to 1, पहले 1 रखो, 1/2 माइनस 1/3 यानी कि 1/6, और 0 रखने से 0, तो 1/6 इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, ये x को नीचे ले लेते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, y/x इंटू dy/dx के बराबर y/x का होल स्क्वायर प्लस y के अंदर y/x का होल स्क्वायर अपॉन 5 डेज के अंदर y/x का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस जैसा ही दिख रहा है, तो y/x को मान लेते हैं u, तो y इज इक्वल्स टू u इंटू एक्स, तो dy/dx इज इक्वल्स टू u प्लस एक्स du/dx, पुट कर देते हैं, तो u इन ब्रैकेट u प्लस एक्स du/dx के बराबर u² प्लस 5u² अपॉन 5 डेज u²। अब लेफ्ट हैंड साइड में u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u विल गेट कैंसिल आउट, तो बचेगा ux du/dx के बराबर 5 ऑफ u² इंटू 5 डेज ऑफ u²। u को सामने नीचे भेज दो, ओके, इसको ऊपर लेना पड़ेगा, तो वेरिएबल सेपरेबल करते, तो u इंटू 5 डेज u² अपॉन 5 ऑफ u² du के बराबर 1/x dx। अब ये जो नीचे वाला 5u² है उसका डिफरेंशिएशन करें तो 5 डेज u² इंटू 2u, तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1/2
log mod 5 of u square इज इक्वल्स टू log mod x प्लस का log c। अब ये 1/2 जो है तो इसका मतलब पावर में भेज देते तो 5 ऑफ यू स्क्वायर, या तो 1/2 में 2 को सामने मल्टीप्लाई कर देते तो 1/2 जाएगा, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो वो है log एक्स स्क्वायर प्लस log सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो 5 ऑफ यू स्क्वायर के बराबर डायरेक्ट सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और u की जगह पे रखना है y बाई एक्स, तो हो जाएगा 5 ऑफ यू स्क्वायर 5 ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट बन जा रहा है अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। A continuously differentiable function 5 of x in 0 to pi satisfying y dash is equals to 1 plus y square, y of 0 is equals to 0 and y of pi is equals to pi। ऐसा कोई फंक्शन फाइंड करना है। चलिए तो वहां पे y dash की जगह पे लिखते हैं dy by dx is equals to 1 plus y square, तो हो जाएगा 1/1 plus y square dy के बराबर dx। तो इसका मतलब tan इनवर्स ए y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू 10x प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशंस जो दे रखी है वो ले लेते हैं, तो जब x 0 तो y भी 0, तो 10c 0 मिलेगा यानी कि c 0, तो फंक्शन मिला y इज इक्वल्स टू 10x, y की जगह पे लिख दे रहा हूँ मैं 5 ऑफ x, और 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू मिलेगा 10x, तो x पाई तो y भी 0, तो ये भी सही है। ऑप्शन में 10x है, बट जो क्वेश्चन में दे रखा है वर्ड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल इन 0 to pi, but here 10x is not differentiable in 0 to pi because 10x is not differentiable at x is equals to pi by 2, तो ये फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैक्सिमाइज z is equals to 3x plus 2y सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस। यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, तो सिंपल कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, ये है y माइनस ठीक है। चलिए तो मैं इसका क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये है y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, एंड ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6,
एंड लास्ट इज x इज इक्वल्स टू 3। तो इन सब से जो भी रीजन बाउंड हो रहा है वो यहाँ पे है, जो मैं डिनोट कर रहा हूँ। और कॉर्नर पॉइंट में लिखूँ तो 1,0, फिर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ये है 5/2, 7/2, ये है 3,3। अब y इज इक्वल्स टू 5x, तो x माइनस 5, ये है 1/4, 5/4, एंड y इज इक्वल्स टू 5, 1/5, 1/6, 5/6। तो अगर मैं सबको z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y में पुट करूँ, चलिए फर्स्ट ऑफ 1,0 के लिए मिलेगा 3, 1/6, 5/6 के लिए मिलेगा 3 प्लस 10, 13/6, 1/4, 5/4 के लिए मिलेगा 3 प्लस 10, 13/4, 5/2, 7/2 के लिए मिलेगा 15 प्लस 14, 29/2, एंड 3,3 के लिए मिलेगा 9 प्लस 6 यानी कि 15। तो ये तो 3 ही है, ये अप्रोक्सीमेट 2.16 जितना है। 13/4 अप्रोक्सीमेट 3.25, 29/2 यानी कि 14.5, और 15 यानी कि 15। तो 15 विल बी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट अपीयर फॉर टेस्ट 1, 2 एंड 3, 3 टेस्ट के लिए अपीयर हो रहा है। द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ ही passes either in test 1 and 2 और टेस्ट 1 and 3। तो 1, 2 एंड 1, 3 ये दोनों अगर पास कर रहा है तो वो सक्सेसफुल कहलाएगा। ऑब्वियस बात है कि तीनों करेगा तो सक्सेसफुल होगा ही, मतलब 1, 2 एंड 1, 3 ये दोनों कंपलसरी है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग इन द टेस्ट 1, 2 and 3 आर p, q and 1/2 respectively. If the probability that the student is successful is 1/2, then स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। तो मान लेते हैं कि टेस्ट 1 में पास होगा वो इवेंट ए है, टेस्ट 2 में पास होगा वो इवेंट बी, और टेस्ट 3 में पास होगा वो इवेंट सी। अब स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ ऐसा कब कह सकते हैं? तो पहले ले लेते 1, 2 में पास हो रहा है, 3 में नहीं, तो वो हुआ ए, बी एंड सी डेज। फिर ले लेते हैं 1 एंड 3 में पास हुआ, बी में नहीं, 2 में नहीं, तो वो हुआ ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी। और ले लेते तीनों में पास हुआ, तो वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। ठीक है, अब ये ए बी एंड सी तीनों इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डेश, तो वो क्या हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस P इंटू 1 माइनस क्यू इंटू 1/2 प्लस P इंटू क्यू इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका और इसका सम तो हो गया PQ, P/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो P/2 माइनस PQ/2 के बराबर 1/2। तो इसका मतलब हो गया, डायरेक्ट 2 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके कर रहा हूँ, PQ प्लस P इज इक्वल्स टू 1, तो P इन ब्रैकेट Q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब P एंड Q की ऐसी कितनी वैल्यू मिलेगी जो इसमें सेटिस्फाई होगी? अब तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज है जो इससे मिलेगी, जैसे कि ऑप्शन ए यहाँ पे देखे 1, 0 वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन बी 2/3 to 1/2 तो 2/3
इंटू 1 + 1/2 यानी कि 3/2, तो वो भी सेटिस्फाई रहता है। ऐसे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होगी, हेंस सी विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। $75 नंबर में दे रखा, अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाज फाउंड टू कंटेन ओनली 51 कार्ड, यानी कि एक गुम हो गया होगा। इफ द फर्स्ट 13 कार्ड्स which are examined are all red, then the probability that the missing cards is black, तो जो गुम हुआ कार्ड है वो ब्लैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलिए अब 51 कार्ड से अब दो बॉक्स बनाते हैं। फर्स्ट बॉक्स को B1 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं लोस्ट कार्ड इज ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। और दूसरे वाले को बोल देते हैं लोस्ट कार्ड इज ऑफ रेड, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब ब्लैक कार्ड गुम हो गया होगा, उसके बाद जो उसमें बचेगा वो है 25 ब्लैक और 26 रेड। और रेड कार्ड गुम हो गया होगा तो उसमें बचेगा 25 रेड एंड 26 ब्लैक। अब बोला है कि इफ द फर्स्ट 13 कार्ड्स विच आर एग्जामाइंड आर ऑल रेड, ये गिवन है, तो ब्लैक कार्ड उसको इवेंट पी बोल दे, पी या ए बोल देते हैं। चलो कि फर्स्ट 13 कार्ड्स आर ऑफ रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर B1, तो रेड कार्ड के लिए ये हो जाएगा 26C13 अपॉन 21C13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर B2, तो ये हो जाएगा 25C13, सॉरी यहाँ पे नीचे 51 आएगा और नीचे 51C13। तो बस अब बोला है कि गुम हुआ कार्ड है वो ब्लैक है, तो इसके डिवाइड में टोटल, तो 1/2 इंटू 51, सॉरी 1/2 इंटू 26C13 डिवाइड बाई 51C13 अपॉन 1/2 इंटू 26C13 अपॉन 51C13 प्लस 1/2 इंटू 25C13 अपॉन 51C13। तो 1/2 तो कैंसिल, नीचे से 51C3 भी कैंसिल, तो फाइनली मिलेगा 26C13 अपॉन 26C13 प्लस 25C13। क्लियर है? तो 26C13, तो 26 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, नीचे 26 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 13 प्लस 25 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 13। तो एक 13 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल भी कैंसिल। ऊपर से नीचे से 25 फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा है, तो बचेगा 26 प्लस 13, तो फाइनली हो जाएगा 26 अपॉन 39, दैट मीन्स 2/3। Hence option number B will be our answer. क्लियर? चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके।